ये वो तस्वीरें हैं जो अभी परियोजनाओं से पहले जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तब सिलवासा की जनता दोनों तरफ रोड के दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह नाम आया है और तमाम अहम बातें कही थोड़ा सा जिक्र कीजिए। देखिए, बिल्कुल कई अहम बातों का जिक्र रमा उन्होंने किया कि जिस तरीके से पिछले 9 सालों में देश का विकास किया गया है, खासतौर से इस क्षेत्र के अगर हम विकास की बात करें, 6 साल पहले तक यहाँ सिर्फ एक आर्ट कॉलेज हुआ करता था। अगर आप देखें, आज मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर मौजूद है, फैशन डिजाइनिंग का जो कॉलेज है वो यहाँ पर मौजूद है, स्किल डेवलपमेंट के तमाम जो संस्थान हैं वो यहाँ पर खोले गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पर खोला गया है। तो एक तरीके से विकास की जो रफ्तार है वो इस यूनियन टेरिटरी में काफी तेज की गई है और उसी की झलक दिखाई भी देती है। अगर आप देखें कि आज खूबसूरत दादर नागर हवेली और जो दमन द्वीप है वो पूरा का पूरा इलाका दिखाई देता है। पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं और पिछले 6-7 सालों में जो काम किया गया है, क्योंकि आप अगर देखें कि पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे हमारे प्रधानमंत्री, लगातार दमन के जो लोग हैं वो गुजरात जाते थे। गुजरात में जिस तरीके का जो विकास हुआ है, जिस तरीके का विकास का जो मॉडल है वो देखते थे। तो आज वही विकास का मॉडल जो गुजरात का मॉडल है वो आपको अब दमन द्वीप में, दादर नागर हवेली में दिखाई देता है। आज बड़ी बड़ी सड़कें आपको दिखाई देंगी, तमाम संस्थान दिखाई देंगे। आप देख सकती हैं कि किस तरीके से जब प्रधानमंत्री सिलवासा पहुंचे तो सिलवासा वासियों ने किस जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोग जो सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े होकर मोदी मोदी की आवाज, मोदी मोदी के नारे लगातार लगा रहे थे। तो ये जो प्रेम है वो दिखाई देता है कि पिछले 9 सालों में किस तरीके से विकास की गाथा यहाँ पर लिखी गई और उसका जो असर है वो जमीन पर दिखाई देता है। आप कल्पना करिए कि ये आदिवासी समाज के वो लोग हैं जो कभी एजुकेशन के लिए मुंबई या सूरत इनको जाना पड़ता था, आज उनकी तमाम जरूरतें यहीं उनके घर पे बैठ के ही पूरी हो रही हैं। आप देखिए, आने वाले समय में इसी जगह से, नमो मेडिकल कॉलेज से, आदिवासी समाज के जो बच्चे हैं वो निकलकर देश दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, डॉक्टर बनकर जाएंगे, देश के लोगों की सेवाएं करेंगे। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एक कदम है प्रधानमंत्री जिस तरीके से विकास कार्यों को करते। इस बार देखें कि 4800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं हैं। आने वाले समय में दमन द्वीप और दादर नागर हवेली एक नए बदलाव के रूप में दिखाई देगा और आज बड़ा दिन है दादर नागर हवेली और खासतौर से दमन द्वीप के लिए। अगर देखें, प्रधानमंत्री सिलवासा से होने के बाद सीधे दमन पहुंचेंगे। दमन में एक बड़ा रोड शो और मैं यहाँ दमन में ही मौजूद हूँ और मैं देखूं कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद है रमा। और इसके अलावा जो सी फ्रंट जिस तरीके से डेवलप किया गया है, जिस खूबसूरती से उस सी फ्रंट को बनाया गया है, देवका सी फ्रंट को, वो देखते ही बनता है। जब हमने लोगों से बात की तो उनका ये कहना है कि ऐसा सी फ्रंट हमने पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा, ऐसा लगता है जैसे हम विदेश में आए। तो ये विकास के काम है और जिस रफ्तार के साथ प्रधानमंत्री करते हैं और जिस तेजी के साथ करते हैं ताकि विकास की रफ्तार जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुंचे। और ये वही खुशी आपको दिखाई दे रही है चेहरे पे उन लोगों के जब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए लोग सड़कों पर खड़े रहा। बिल्कुल नीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया और इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने जनवरी 2019 में किया था। इससे केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली, दमन एवं दीव के नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज में नवीनतम अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं से सुसज्जित 24 घंटे यानी 24/7 केंद्रीय पुस्तकालय, विशेष चिकित्सा कर्मचारी चिकित्सा प्रयोगशालाएं, स्मार्ट लेक्चर हॉल, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, शरीर रचना संग्रहालय, क्लब हाउस और खेल सुविधाएं शामिल हैं। छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए आवासीय परिसर की सुविधाएं भी यहां पर मुहैया कराई गई हैं। नीरज, दोबारा आपके पास लौटते हैं। ये जो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया कि, और आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये पूरा इलाका सालों साल से सिर्फ वोट बैंक के तहत इसका इस्तेमाल किया गया,
उसी आधार पर यहां पर सुविधाएं देने की कोशिश अब से पहले क्यों नहीं की गई, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। थोड़ा सा हम वो भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप उस समय और तस्वीरों के बारे में भी बता रहे हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं वहां पर। देखिए बिल्कुल रीमा, क्योंकि अगर आप देखें 9 साल पहले किस तरह की स्थिति थी दादर नागर हवेली की और खासतौर से दमन-दीव की, अगर हम दोनों ही की बात करें तो यहाँ जो लोग हैं बहुत कम संख्या में यहाँ पर पहुंचते थे। सुविधाओं के नाम पर रोड कनेक्टिविटी थी वो भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं थी, जगह जगह खड्डे थे। कम्युनिकेशन के तमाम जो साधन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर आप थोड़े से अंदरूनी इलाके में चले जाएं तो आपका फोन काम नहीं करता था। मेडिकल की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद नहीं थी। अगर किसी को कोई परेशानी होती थी, अगर किसी की अचानक कोई तबीयत खराब होती थी तो उसे या तो सूरत ले जाना पड़ता था या मुंबई ले जाना पड़ता था। तो आप समझ सकती हैं कि जब ये तमाम सुविधाएं यहाँ के लोगों को उन्हीं के घर के आसपास मिली हैं, खासतौर से आप आयुष्मान भारत जो योजना शुरू की उसका जो लाभ है, जो तमाम जो सिलवासा और दमन के जो निवासी हैं उनको मिलना शुरू हुआ, क्योंकि ये आदिवासी बेल्ट है। और प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि जो आदिवासी बच्चे जो आज इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में ये बच्चे यहाँ से निकलकर देश के दूसरे लोगों की सेवाएं करेंगे। तो ये कितना बड़ा गौरव का एक क्षण है किसी भी बच्चे के लिए कि जो बच्चा आज से पहले कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि वो डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए या तो उसको सूरत जाना पड़ता था या फिर मुंबई जाना पड़ता था। लेकिन आज वो कम पैसे में अपने ही घर के पास मेडिकल कॉलेज में, नमो मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, डॉक्टर बनेगा और देश के दूसरे लोगों की सेवाएं करेगा। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। और खासतौर से वोट बैंक इसलिए था कि जो सरकारें थी वो कोशिश यही करती थी कि यहाँ से ज्यादा वोट हासिल हो जाए, लोक लुभावने वादे करके इन लोगों से वोट हासिल कर लें आदिवासी समुदाय से। लेकिन जब विकास की बात आती थी तो वो विकास यहाँ पर केंद्र से यहाँ तक नहीं दिखाई देता। लेकिन आज आप देखें कि जिस तरीके से सिलवासा के अंदर विकास हुआ है, बड़ी बड़ी सड़कें बनी है, तमाम इंस्टीट्यूट वहां पर पहुंचे हैं, मेडिकल कॉलेज वहां पहुंचा है, इंजीनियरिंग कॉलेज वहां पर मौजूद है, इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट का कॉलेज मौजूद है, फैशन डिजाइनिंग का कॉलेज यहाँ पर मौजूद है, प्राइमरी और हाई स्कूल के तमाम शिक्षण संस्थान यहाँ खुले हैं, वो भी अत्याधुनिक तरीके से। इसी के साथ अगर देखें कि बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो रीमा दमन घूमना पसंद करते हैं, खासतौर से जो देवका जो सी फ्रंट है, जो बीच है, उसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन आज से 4-5 साल पहले वहां पर इतनी गंदगी होती थी कि जो लोग हैं वो जाना पसंद भी नहीं करते थे और वहां से लौट आते थे। लेकिन आज अगर आप उस दृश्य को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्या ये देवका सी फ्रंट है? आज पूरी तरीके से बदलाव आपको दिखाई देगा। एकदम कह सकते हैं कि एकदम उल्टा जो भौगोलिक स्थिति है वहां पर हो गई है और आज इतना खूबसूरत वो इलाका है, सीसीटीवी वहां पर मौजूद है, कोई भी महिला रात के 12-1 बजे तक आराम से वहां पर घूम सकती है। स्थानीय लोगों को वहां पर दुकानें खोल के दी गई हैं ताकि जब पर्यटक आए, जब टूरिस्ट वहां पर आए तो उसका सबसे ज्यादा लाभ स्थानीय लोगों को मिले। आज से 4-5 साल पहले अगर आप देखें तो जब लोग यहाँ आते थे तो जितने लॉज होटल हैं वो ऑलमोस्ट खाली पड़े रहते थे। लेकिन आज स्थिति है, वीकेंड पर आपको पूरे दमन के अंदर कहीं कमरा नहीं मिलेगा और उसका सबसे ज्यादा लाभ होटल वालों को हुआ है, स्थानीय लोगों को हुआ है, यहाँ पे लोगों को रोजगार है वो बड़े पैमाने पर। तो ये एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है, ये एक दूरगामी विजन है। और आप अगर देखें कि नमो मेडिकल कॉलेज प्रधानमंत्री ने नींव भी रखी और इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, तो ये बताता है कार्यशैली है प्रधानमंत्री की कि विकास के कामों को तेजी के साथ शुरू किया जाए और तेजी के साथ उनको खत्म भी किया जाए ताकि उसका जो लाभ है वो आम लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे, उसका जो लाभ है उसका फायदा आम लोग जल्द से जल्द उठा पाए। तो ये एक सोच है, ये विजन है। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो विजन वहां पर भी दिखाई देता था। यही कारण है कि गुजरात मॉडल की चर्चा पूरे देश दुनिया में होती थी और आज वही गुजरात मॉडल आपको पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा। जो कनेक्टिविटी, जो डेवलपमेंट आपको दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट आपको गुजरात के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह के डेवलपमेंट आपको नॉर्थ ईस्ट में भी दिखाई देंगे। कनेक्टिविटी हो, चाहे टेली कम्युनिकेशन की सुविधा हो या रेल पहुंचानी हो। आप देखें आज रेल कहां तक पहुंच के जा रही है, कटरा पहुंची है और इसके अलावा जो श्रीनगर घाटी है वहां तक जो रेल है उसको ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश है वो लगातार चल रही है। आप अगर देखें नॉर्थ ईस्ट में चली जाएं, दीमापुर से कोहिमा तक रेल लाइन पहुंचाने की बात करिए, जो असंभव से कार्य हैं उनको करने की चुनौती वो प्रधानमंत्री का एक कह सकते हैं कि एक विजन रहता है और उस काम को जल्द से जल्द और तेजी से करना वो उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। और यही कारण है कि लाखों की संख्या में जो सिलवासा वासी हैं, दमन वासी हैं, अपने प्रधानमंत्री का
जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने इस्तकबाल किया, स्वागत किया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों के दोनों किनारों पर खड़े हुए थे जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे। रीमा। बिल्कुल। तो नीरज, मैं अब असीम आपके साथ हूं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस तरह से आज का दिन दादरा नगर हवेली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, दमन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चर्चाएं आपसे हो रही थी नीरज की किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत ने जो प्रगति की है बीते 9 वर्षों में और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। आज जब हम नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही और जिस तरह से हम आज उसके गवाह बने हैं, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आने वाले दिनों में जिस तरह से भारत लगातार अपने जीडीपी का जो एक खास फीसद है, पहले 1.5 या 2%, उसको बढ़ाकर हम लगातार चाह रहे हैं कि हर बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे जीडीपी का 3%, 4%, 5% हम लगातार उसमें बढ़ाते रहें ताकि जो पूरा इकोसिस्टम है हेल्थ का वो मजबूत हो सके और आम आदमी इसका फायदा उठा सके। इस लिहाज से आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आप अगर देखें कि सरकार लगातार हर बार बजट में स्वास्थ्य सेवाओं पर ज्यादा से ज्यादा पैसा है वो खर्च कर रही है। इस बार भी आप देखें कि जब बजट पेश किया गया था तो स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया गया था और खासतौर से अगर आप देखें कोरोना के बाद जिस तेजी के साथ मेडिकल क्षेत्र पर सरकार का फोकस रहा है, बेहतरीन से बेहतरीन जो स्वास्थ्य संस्थान हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाए गए, क्योंकि एक जरूरत भी महसूस की गई थी। कोरोना से पहले इस तरह की कोई महामारी हमारे यहाँ देखने को नहीं मिली थी। जब कोरोना यहाँ पर आया तो हमको ये समझ में आया कि किस तरीके से हमें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का दूर इलाकों तक विस्तार करना होगा। आज आप देखें कि जिस तरीके से गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंची हैं। आज आप देखें कि जो तमाम ऐसे संस्थान बनाए गए हैं, रिसर्च के संस्थान बनाए गए हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार जो रिसर्च है वो किया जा रहा है। रोबोट सर्जरी हमारे यहाँ देश में हो रही है। हमारे डॉक्टरों का जो कौशल है वो पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में उनका नाम है। टेलीमेडिसिन की आज चर्चा होती है। आप देखें कि किस तरीके से दूरस्थ इलाके में बैठा हुआ व्यक्ति वो अपोलो के डॉक्टर से सलाह ले सकता है या कोई किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकता है। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको पिछले 8-9 सालों में दिखाई दे रहा है इस देश के अंदर। और जिस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, सरकार का पूरा फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उसका जो लाभ है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को मिल सके। दूसरा, अगर आप देखें कि आयुष्मान भारत के तहत जिस तरीके से 5 लाख का कवर दिया गया है वो कोई छोटी बात नहीं है। कल्पना नहीं कर सकता है कोई एक गरीब आदमी जो डेली 100, 200, 500 रुपए कमाता है कि वो 4 लाख, 5 लाख रुपए का इलाज करा सके। लेकिन उसके लिए एक विजन था प्रधानमंत्री के पास और उसी के तहत आप देखें कि पूरे देश भर में आयुष्मान कार्ड के थ्रू जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने 5 लाख तक का इलाज है वो मुफ्त में करा सकते हैं। तो ये एक विजन है और प्रधानमंत्री लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, उन तक कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाई जाए, जो अंतिम पायदान पर खड़ा है। और आप देखें कि जो सरकार की तमाम योजना है जिसमें डायरेक्ट जो बेनिफिट है वो आम आदमी को मिलता है, तो खातों कम ही खत्म कर दिया कि जो पैसा केंद्र सरकार जारी करेगी वो सीधा का सीधा पैसा गरीब लोगों तक पहुंचेगा। तो ये एक विजन है और प्रधानमंत्री इसी विजन के तहत लगातार काम कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखें दादरा नगर हवेली, सिलवासा और खासतौर से दमन द्वीप में, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री का ये विजन दिखाई देता है। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे यहाँ पर तो बड़ी संख्या में सिलवासा वासियों ने उनका स्वागत किया। बच्चे भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे और खासतौर से इसमें आदिवासी समाज के जो लोग थे और जो बच्चे थे वो बड़ी संख्या में मौजूद थे, क्योंकि यही आदिवासी समाज के लोग अब इसी नमो मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे। यही आदिवासी समाज के लोग यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेंगे, यहाँ फैशन डिजाइनिंग जो संस्थान है वहाँ पढ़ेंगे और देश दुनिया में इस इलाके का नाम रोशन करेंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और एक बड़ा दिन है दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली के लिए। सिंह, बिल्कुल नीरज, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमको जानकारी अपने दर्शकों को दे दें कि लगातार भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और सरकार ने देश की जो ग्रामीण आबादी है उसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए कई पहलुओं की भी शुरुआत की है। आयुष्मान भारत की योजना की बात हो, जनधन योजना की बात हो, जन औषधि की बात हो, इन तमाम योजनाओं के जरिए आम आदमी तक पहुंचने की कोशिश स्वास्थ्य सेवा के जरिए प्रधानमंत्री ने किया है। और इसका मकसद कहीं ना कहीं 500 मिलियन से अधिक लोगों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है। और हम जानते हैं, जैसा कि नीरज हम आपसे चर्चा कर भी रहे थे
कि भारत, खासकर एशिया की बात की जाए, पश्चिम के जो संपन्न देश हैं उनकी तुलना में जो यहाँ पे जो लागत है वो प्रतिस्पर्धी है और यहाँ पे जो इलाज का खर्च है वो बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। हम तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के मुकाबले लगभग 10वें हिस्सा तक जो कम है वो यहाँ पे कम खर्च आता है। और हम बात कर रहे थे चिकित्सा का जो पर्यटन बाजार है, मेडिकल टूरिज्म का, उसको लेकर बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि जो ये मार्केट 2020 में 2.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर था, वो अब 2026 तक 13.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इसके पहुंचने की उम्मीद है। टेलीमेडिसिन की बात जब आती है, ई संजीवनी की बात आती है, हमने देखा कि कोरोना के काल और कोरोना काल के बाद भी, पोस्ट कोविड के दौरान भी टेलीमेडिसिन और ई संजीवनी के जरिए आप घर बैठे जो डॉक्टरी परामर्श है, जो डॉक्टरी सलाह है वो ले सकते हैं। इसको भी कहा जा रहा है कि टेलीमेडिसिन में भी साल 2025 तक, यानी कि आने वाले 2 वर्षों तक, ये 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इस मार्केट के भी पहुंचने की उम्मीद है। और सबसे संतोष वाली बात यह है कि भारत सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार इसमें इन्वेस्ट कर रही है, पैसा लगा रही है। जो हमारा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर और जो तमाम बाकी सेक्टर्स जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मजबूत बनाने की दिशा में लगातार केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। हम और भी आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और हम लगातार बात करें प्रधानमंत्री के केरल दौरे की और साथ ही साथ दादरा नगर हवेली के जो दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले पीएम मोदी ने केरल यात्रा के दौरान राज्य के विकास को लेकर ढेरों सौगातें दी। उन्होंने कहा कि केरल साक्षरता के साथ साथ कड़ी मेहनत, क्षमता और बुद्धि से भरी हुई भूमि है। यहाँ का विकास होगा तो भारत का विकास अधिक तेजी से होगा। पीएम ने कनेक्टिविटी के साथ साथ केरल के विकास से जुड़े और भी कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने इसके लिए केरल के लोगों को बधाई भी दी। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेन भी एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है। आज हम ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि भारत का रेल नेटवर्क तेजी से बदल रहा है, अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है। यह हमारे धर्म है। प्रकृति को नुकसान मत करो, पृथ्वी को संभाल करो, भारत को स्वच्छ बनाएगा, यह हमारे कर्म है। तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पीएम मोदी ने देशवासियों को सौगात दी। ये रेलगाड़ी उत्तर और दक्षिण केरल के 11 जिलों को जोड़ेगी। पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
इसमें सबसे ज्यादा विकास कार्य रेलवे से जुड़े हैं। पीएम ने डिंडीगुल, पलानी, पलक्कड़ खंड का रेल विद्युतीकरण का काम राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, वर्कला और शिवगिरी रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और निमोन व कोचुवेली सहित तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के व्यापक विकास और तिरुवनंतपुरम शोरानूर खंड की सेक्शनल गति में वृद्धि की परियोजनाओं की आधारशिला शामिल है। गौरतलब है कि मौजूदा केंद्र सरकार का ध्यान कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा है। बीते 9 वर्षों में भारत में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व स्पीड और अभूतपूर्व स्केल पर काम किया जा रहा है। इस साल के बजट में भी हमने 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक इंफ्रा पर खर्च करना तय किया है। आज हम देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। केरल को कोच्चि वाटर मेट्रो के रूप में एक और बड़ी सौगात मिली। यह इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों को जोड़ने वाली अपनी तरह की अनूठी परियोजना है। इससे कोच्चि के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ये लगातार प्रतिबद्धता रही है कि राज्यों के विकास पर जोर दिया जाए। हमारी सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देती है। राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरला का विकास होगा तो भारत का विकास और तेज होगा। हम इस सेवा भावना के साथ काम कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी गई। डिजिटल साइंस पार्क की परिकल्पना शिक्षाविदों के सहयोग से उद्योग और व्यावसायिक इकाइयों द्वारा डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए एक प्रमुख शोध सुविधा के रूप में की गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम में एक रोड शो भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर उनका अभिवादन किया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह इस वक्त ताजा अपडेट के साथ तिरुवनंतपुरम से ही जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे वो स्किल की बात हो या फिर स्केल की बात हो, इन दोनों ही पैमानों पर हमने काफी इसको आगे बढ़ाया है और इस बार के बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पे 10 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए हैं बजट में। इतनी बड़ी राशि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिहाज से आप कितना अहम इसे मानते हैं? बिल्कुल असीम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि पहले किसी भी को लेकर किए तो हम सिर्फ अगर बात करें तो जहां देखते हैं कि राजस्थान की 800 करोड़ रुपए रेल बजट होता था 2000, आज बजट है वो 9000 करोड़ है। ऐसे ही अलग अलग के अंदर जो है रेलवे का बजट भी किस से इजाफा किया गया, चाहे देश के जितने भी प्रदेश हैं उनको लेकर के, और खासतौर से कनेक्टिविटी को फोकस किया गया। चारों ही क्षेत्रों, जल मार्ग, हवाई मार्ग की बात करें, सड़क मार्ग की बात करें या फिर रेल कनेक्टिविटी की बात करें। रेल कनेक्टिविटी को प्रधानमंत्री 2014 से पहली प्राथमिकता देते हुए ये प्रधानमंत्री का कहना रहा है कि अर्थव्यवस्था को गति जब पूरी कनेक्टिविटी जो है वो सुदृढ़ होगी, और इसको लेकर के आज तमाम पूरे भारत के अंदर जो है आप देख सकते हैं कि मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट आप देखिए, तकरीबन 90,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। इसके अलावा देश के अन्य भागों में जिस तरीके से हाईवेज के बाद एक्सप्रेस वे का है वो आपके सामने है, किस तरीके से, ताकि कनेक्टिविटी दुरुस्त हो सके, माल ढुलाई जो बेहतर हो सके। और इसी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री रेल अभूतपूर्व लेके आए हैं, आप देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की उन्होंने शुरुआत की, और जिस तरीके से जो थी वो बहुत ही अब मामूली तरीके से चल रही थी, लेकिन उसके बाद अभी तकरीबन 70% जो है उसका काम ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर में पूरा हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी से न सिर्फ अर्थव्यवस्था मिलेगी, बल्कि जो आम लोग हैं, जो देश के लोग हैं, जो आवाम है, उनको कितनी ज्यादा सुविधा होगी, उनका व्यापार, उनका रोजगार, उनका स्वरोजगार जो है उसमें उनकी कितनी सुविधा उसमें इजाफा होगा।
उनका लाइफ जो है वो बेटर होगा। तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री ने चाहे आप तमाम तरह के एक अलग मंत्रालय भी बनाया, उन्होंने कौशल विकास मंत्रालय की भी स्थापना की, अलग अलग उन्होंने मंत्रालय की किस चीजों को फोकस करना है। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री का दौरा रहा त्रिवेंद्रम का यहाँ पर केरल के अंदर, तो केरल भी अब जो है एक वंदे भारत ट्रेन को लेकर के जिस तरीके का एक्साइटमेंट हमने देखा यहाँ पे पिछले 3-4 दिनों से, यहाँ के लोगों के अंदर जो एक्साइटमेंट था कि उनको वो ट्रेन मिलने जा रही है जो हवाई जहाज के जैसा है, यानी कि वो सारी फैसिलिटी, वो सारा कुछ, वो चीज। और यहाँ के लोग ये कहते थे कि यहाँ से कासगोड़ा, यानी कि त्रिवेंद्रम से तिरुवनंतपुरम से कासगोड़ा जाने में पहले 10 से 11 घंटे का समय लग जाता था और बहुत सारी समस्याएं भी बताते थे, लेकिन अब कहते हैं कि मात्र 8 घंटा में पहुंचेंगे। और ये जो पूरा रूट है ये पूरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि जो टूरिस्ट आएंगे उनको भी काफी फायदा होगा। केरल में आने वाले न सिर्फ भारत के बल्कि विदेश के भी काफी सैलानी है। ऐसे में जब विदेश से जब लोग आएंगे और वो भी वर्ल्ड क्लास ट्रेन के अंदर जब सफर करेंगे तो उनको भी एक नए भारत का एहसास होगा, उन्हें भी ये लगेगा कि ये आत्मनिर्भर होता भारत है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत इतनी जो है जबरदस्त सफलतम ट्रेन का भारत में निर्माण किया। और वो भी पहली ट्रेन नहीं है, कभी परिकल्पना नहीं की गई थी 2014 से पहले, एक दशक के पहले, कि भारत में ऐसी भी ट्रेन चलेगी। आप सोचिए, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, या फिर इसे मिनी बुलेट का नाम दीजिए आप, क्योंकि उसकी ठीक आधी स्पीड पे ये चल रही है, 180 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार है। तो देश को अब यकीन होने लगा है, लोगों को, आवाम को यकीन होने लगा है कि भारत एक नए बदलाव के बढ़ रहा है, नए भारत की ओर बढ़ रहा है। और प्रधानमंत्री का जो विजन है वो आम जनता के लिए कितना उपयोगी है, कितना कारगर है। असीम, बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जो आज देश में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्थिति है और लॉजिस्टिक्स सेक्टर, वो उसका हम पूरी तरह से कायाकल्प कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम भारतीय रेल के एक स्वर्णिम गोल्डन एज की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले केरल के लिए जो औसतन रेल बजट हुआ करता था, अब उसमें 5 गुना से भी ज्यादा की वृद्धि हमने उसकी व्यवस्था कर दी है। और साथ ही साथ पिछले 9 वर्षों में केरल की ही बात की जाए तो वो गेज परिवर्तन की बात हो या फिर डबलीकरण की बात हो, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स इसको लेकर इससे संबंधित वो सारे पूरे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि तिरुवनंतपुरम सहित केरल के 3 स्टेशनों को आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है। और ये स्टेशन सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं बल्कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनेंगे। अभिषेक, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि केरल जैसे स्टेट में प्रधानमंत्री का ये कहना कि ये जो 3 स्टेशन है जिनको आधुनिक बनाने का काम शुरू हुआ है, ये सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं होंगे बल्कि इन्हें मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जाएगा। मतलब कि इनको हवाई यातायात से भी जोड़ा जाएगा, सड़क यातायात से भी जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ सी रूट से भी जोड़ा जाएगा। बिल्कुल असीम, देखिए आप दिल्ली रेलवे स्टेशन को मेट्रो से भी कनेक्टेड है, वहां से आपको जो है एयरपोर्ट मेट्रो की भी सुविधा है, आम मेट्रो जो शहर के अंदर जा रही है उसकी भी वहाँ बस की भी सुविधा है, ट्रेन भी वहां से जा रही है। तो मल्टी मॉडल जो जिस तरीके से हब होता है, कनेक्टिविटी हब होता है, आप चाहे बेंगलोर को ले लीजिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, इनिशिएटिव रहा है। और वो सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग का ये कहना है कि जिस की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका इनॉग्रेशन, उसकी शुरुआत भी वही करते हैं। ये सबसे बड़ा लोग उदाहरण देते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो फिर वही करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, आप देखिए कि 2014 में प्रधानमंत्री ने जब रेलवे स्टेशन जहां पर की वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है, वहां पर जब उन्होंने भूमि पूजन कि रेलवे स्टेशन के ऊपर जब यहाँ पर कोई एक 5 सितारा होटल होगा और जब लोग यहाँ पर विदेशों से जो डेलीगेट्स हैं वो यहीं पर रहेंगे और यहीं से जो सारी सुविधा। आज उन्हें लोगों को लग रहा था कोई सप्ताह है, कोई 5 स्टार होटल और 5 स्टार हवा की बात है। लेकिन अब देखो 4 साल के अंदर, महज 4 साल के अंदर वो उस स्टेशन एक 5 सितारा होटल भी है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बनकर तैयार है और वहां से सारे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा भी आपको मिल गई। लोगों का विश्वास जगा है। आप चाहे हबीबगंज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल की बात कर लो या फिर आप अन्य रेलवे स्टेशन की बात करो, जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, जिस तरीके से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। आप देखिए 170 साल पुराना रेलवे का इतिहास रहा है, लेकिन आप अगर 10-15 साल पहले, 10 साल पहले तक भी अगर देख ले तो कोई बड़ा बदलाव नहीं था। यहाँ तक कि ब्रॉडगेज, जो नैरो गेज, स्टैंडर्ड गेज लाइन थे, उसको भी ब्रॉडगेज में नहीं कन्वर्ट किया गया था। लेकिन अभी देश के अंदर तकरीबन 95% जो लाइन है
नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज की उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा चुका है। कई ऐसे जोन है, ये राज्य की अगर हम बात करें, यहाँ पे पूर्णतः इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। डबलिंग ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं आप, ट्रेन को लूप लाइन में डाल दिया जाता था, उन्हें सेंटिंग में डाल दिया जाता था ताकि कोई मेल एक्सप्रेस क्रॉस किया जाए, उसके लोकल जाती थी। इस तरह का लोग काफी देर तक समय अपना जो है बर्बाद करते थे। उन्हें 20 किलोमीटर जाने के लिए उन्हें तकरीबन 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था। उस जगह पे डबलिंग ऑफ लाइन किया गया, जिस भी पूरे देश के अंदर डबलिंग ऑफ लाइन को एक मिशन के तौर पे लिया गया। साथ साथ ब्रॉड गेज की बात करें, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें, रिडेवलपमेंट स्टेशन की बात करें, रेलवे की आमदनी भी कैसे बढ़े ताकि रेलवे जो है अपने आप को और वर्ल्ड क्लास बना सके, इस पर भी काफी फोकस किया गया। डीएफसी फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, हम माल ढुलाई के लिए अलग से जो लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की बात करें, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रधानमंत्री ने इस बात पर फोकस किया कि 10 लाख करोड़ रुपया काफी बड़ा जो है ये बजट है। शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि इतना बड़ा बजट भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जा सकता है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए। केरल के लोग भी इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त है कि प्रधानमंत्री का जिस तरीके से कल कोच्चि में भी उनका दौरा रहा और जिस तरीके से जन सैलाब आपने सड़कों पर देखा, बिल्कुल वही नजारा त्रिवेंद्रम के अंदर भी था। यहाँ पे त्रिवेंद्रम के लोगों का ये कहना था कि प्रधानमंत्री की जो छवि रही है, ये अब भारत के सबसे लोकप्रिय जो है ये प्रधानमंत्री है और इन्होंने जो भी वायदा किया है वो लोगों तक मिला है। कल केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उनके घर तक पहुंची है, चाहे उस राज्य में सरकार किसी की भी हो, किसी भी राज्य में सरकार किसी की भी हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हर एक फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे सरकार की, केंद्र सरकार की, उस पर जो काम किया है वो कोरोना के काल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने काम किया, तो कई सारे ऐसे चीजें जो यहाँ के लोग याद करते हैं और कहते हैं कि इसलिए हम प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आज जो हमें वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, जो कि हमने कभी टूरिज्म पे प्रधानमंत्री का काफी फोकस है, यहाँ के लोगों की आमदनी को बढ़ाने पर काफी फोकस है, इसलिए प्रधानमंत्री कनेक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। और इसी को आप आगे आने वाले सालों में देखेंगे केरला जो है किस तरीके से कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलप आपको नजर आएगा। असीम बिल्कुल अभिषेक, और जब कार्यक्रम को पीएम संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन आज चली है, ये आधुनिक ट्रेन, जो एस्पिरेशनल इंडिया है, जो आकांक्षी भारत है, उसकी ये एक पहचान है। और उन्होंने ये भी कहा कि आज ये इसलिए भी मुमकिन हो पाया है सेमी हाई स्पीड ट्रेन का चल पाना, क्योंकि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो बहुत तेजी से उसमें बदलाव हो रहा है और रेल नेटवर्क और भी अधिक स्पीड के लिए भी तैयार हो रहा है। हम जानते हैं कि लगातार इस तरह की जब ट्रेनें चलती हैं तो इसके लिए जो इकोसिस्टम है, जो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, वो भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। और पहले हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर हुआ करती थी, वो अभिषेक घटकर अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो सारी चीजें चाहिए वो हम भारत में ही उसका निर्माण कर पा रहे हैं। अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने आज केरल में वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये उस दौरान तस्वीरें जब उस ट्रेन में स्कूली छात्र मौजूद थे, छात्राएं मौजूद थीं। उन्होंने अपने अपने जो मन के उद्गार थे उनको उन्होंने प्रकट किया। कुछ प्रधानमंत्री की जो पेंटिंग की हुई तस्वीरें वो उन्होंने बच्चों ने दिखाई, प्रधानमंत्री को अपनी दिल की बातें कही, मन की बातें कही, और प्रधानमंत्री भी अपनी मन की बातों को उनके साथ साझा किया। जो महत्वपूर्ण बातें वो ये कि ये जो प्रधानमंत्री का कहना कि ये आधुनिक ट्रेनें, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एस्पिरेशनल इंडिया की पहचान है, और ये इसलिए भी मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है, अधिक स्पीड के लिए तैयार हो रहा है। तो ये कुछ अहम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर के बाद दमन में देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से 5.45 किलोमीटर का ये सी फ्रंट बनाया गया है। देश में अपनी तरह का एक तटीय ये एक विहार स्थल बनाया गया है। इससे लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को भी ये आकर्षित करेगा। इस विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल में अत्याधुनिक प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग सुविधाएं, बगीचे, फूड स्टॉल्स, मनोरंजन के विभिन्न साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। भविष्य में यहां लग्जरी टेंट सिटी बनाने का भी प्रावधान किया गया है। हमारे सहयोगी नीरज सिंह हमारे साथ मौजूद है। नीरज, हमने देखा कि केरल के बाद जब प्रधानमंत्री
दादर नगर हवेली पहुंचे, वहां पे मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित किया और अब से कुछ ही देर के बाद वो दमन में होंगे और दमन में देव का जो सी फ्रंट है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मेरा सवाल ये कि आज का दिन दमन के लिए और वहां के लोकल इकोनॉमी के लिए, पर्यटन के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है असीम। अगर आप देखें कि देव का जो बीच है वो काफी फेमस है टूरिस्टों के लिए, और खासतौर से अगर हम दमन निवासियों की भी बात करें तो बड़ी संख्या में उनकी दुकानें हैं, मार्केट एरिया वहाँ नजदीक है। जब बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां पर पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा जो लाभ है वो यहाँ के जो आम लोग हैं उन्हीं को मिलता है। अगर आप देखें दमन के अंदर जितने भी होटल और रिजॉर्ट हैं वो इस देव का सी फ्रंट है उसी के आसपास बने हुए हैं, और यहाँ पे एक मार्केट है उसको भी डेवलप किया जा रहा है, जो आने वाले समय में 24 आवर्स वो मार्केट अवेलेबल रहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर विजिट करना चाहे, घूमना चाहे तो वो जा सकता है। आप देखें कि जिस सोच के साथ इस देव का सी फ्रंट को बनाया गया है, जिसे नमो पथ कहा जा रहा है, तो वो इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वहां पर अत्याधुनिक सुविधाएं तो मौजूद रहें, लेकिन स्थानीय जरूरत का भी ध्यान रखा जाए। स्थानीय जरूरत का ध्यान इस तरीके से कि वहाँ जो मार्केट डेवलप किया जा रहा है, वहां पर जो दुकानें बनाई गई हैं वो इस तरीके से बनाई गई हैं कि वो जो लोकल लोग हैं उन तक वो दुकानें ज्यादा से ज्यादा उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाए। आप अगर देखें कि जब यहाँ पर टूरिस्ट पहुंचता है तो शाम के समय जब सूरज ढलता है, सनसेट का जो दृश्य वो यहाँ से काफी खूबसूरत दिखाई देता है। उसे देखने के लिए आप सूरत से, मुंबई से, देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो सनसेट के बाद नाइट लाइफ का लोग एंजॉय कर पाए, नाइट लाइफ को यहाँ की देख पाए, उसके लिए भी इस जो एक तरीके से हम जो देव का सी फ्रंट है वहां पर इस तरीके से डेवलप किया है। सीसीटीवी लगाए गए हैं, ग्रीनरी की वहां पर सुविधा मौजूद है। इसके अलावा सुरक्षा के जो दूसरे जो इंतजाम है वो यहाँ पर मौजूद है। पार्क इस तरीके से बनाए गए हैं कि अगर आप फैमिली के साथ आए तो बच्चों को भी सीखने के लिए भी काफी कुछ मिलेगा और खेलने के लिए भी काफी कुछ मिलेगा। आज से जब ये यहाँ पर देव का सी फ्रंट नहीं था, उससे पहले जो खास तौर से परिवार वाले लोग थे वो यहाँ आने से कतराते थे, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व यहाँ पर सक्रिय थे। इसके अलावा अगर हम सी फ्रंट की बात करें तो वो उतना खूबसूरत नहीं था, जिसकी वजह से जो लोग यहाँ आना कम पसंद करते थे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि पिछले साल फरवरी 2022 में करीब 13,000 लोग दमन आए थे, और अगर हम आज की बात करें 23 की फरवरी 2023 की बात करें तो करीब 40,000 लोग दमन का दौरा उस महीने में किया है। तो आप समझ सकते हैं कि डबल से ज्यादा टूरिस्टों की संख्या हुई है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की, जब हमने पूछा इस सी फ्रंट को लेकर, नमो पथ को लेकर, तो उनका ये कहना था कि ऐसा जो सी फ्रंट है वो हमने कहीं पर नहीं देखा। आप देखें कि 5.5 किलोमीटर का करीब ये पूरा का पूरा जो दीवार बनाई गई है, सी फ्रंट की दीवार बनी, उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जब समुद्र का पानी बढ़े तो वो कटाव ना कर पाए, वो नुकसान ना पहुंचा पाए जो सड़क है या रिजॉर्ट वगैरह वहां पर बने हैं। तो स्थानीय जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रह सकें, अत्याधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है। सीसीटीवी सुविधा से ये लैस है। इसके अलावा ग्रीनरी का यहाँ पर इंतजाम किया गया है, सोलर लाइटें यहाँ पर लगाई गई हैं, सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है, और खासतौर से जो वॉक करना चाहते हैं, जो कह सकते हैं कि वॉक के जो प्रेमी हैं, उनके लिए तो अद्भुत नजारा है। आप सुबह सूरज उगते हुए आप देखें और शाम को सूरज ढलते हुए देखें, वो शानदार दृश्य आपको दिखाई देता है। पूरा का पूरा साफ सुथरा इलाका। तो ये एक बड़ा बदलाव है, और टूरिज्म के क्षेत्र में आने वाले समय में आज से 4-5 साल पहले तक यहाँ के जितने भी होटल रिजॉर्ट थे वो टूरिस्टों से उतनी बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि उन तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन आज मोस्टली होटल रिजॉर्ट बुक रहते हैं, फुल रहते हैं। तो उसका जो लाभ है वो स्थानीय लोगों को भी मिल रहा है, यहाँ पर रोजगार भी जनरेट हो रहा है, स्थानीय लोगों को दुकानें भी दी जा रही हैं। तो ये एक कह सकते हैं कि दूरगामी सोच दर्शाती है, और उसी के तहत इस पूरे के पूरे नमो पथ को और देव का सी फ्रंट को डेवलप किया गया, जिसका लाभ स्थानीय स्तर पर लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल नीरज, तो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर के बाद देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित करेंगे, और क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं नीरज सिंह अभी बता रहे थे। लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से ये लगभग 5.5 किलोमीटर का ये समुद्री तट देश में एक अलग तरह का ही, अगर आप वहां जाएंगे तो तटीय सैरगाह के लिए बहुत ही
उम्दा जगह साबित होने वाली है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं कि इस सी फ्रंट से जो लोकल इकोनॉमी है, स्थानीय अर्थव्यवस्था, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ इससे देश विदेश के पर्यटक यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मनोरंजन की जो गतिविधियाँ हैं उनका वो केंद्र बन जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि सी फ्रंट को जो है वो विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में बदला गया है। यहाँ पर स्मार्ट लाइटिंग, जैसा हमारे सहयोगी बता भी रहे हैं और इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, स्मार्ट लाइटिंग की बात हो, पार्किंग सुविधाओं की बात हो, गार्डन है, फूड स्टॉल्स हैं, मनोरंजन क्षेत्र हैं और भविष्य में लग्जरी टेंट सिटी का भी प्रावधान शामिल है। लेकिन हम चूंकि जैसा कि हम कह रहे थे कि ये लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, बूस्ट करेगा, लेकिन भारत में अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, क्योंकि ये भी उसका एक पार्ट साबित होने वाला है आने वाले दिनों में, तो हम सभी ये जानते हैं कि पर्यटन का, टूरिज्म का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, आर्थिक विकास के एक प्रमुख कैटलिस्ट के तौर पर इसका उभार हुआ है बीते दिनों में। और अगर मैं कहूँ तो ये सबसे तेजी से जो तमाम अर्थ जगत के जो क्षेत्र हैं उनमें से बहुत ही आगे, सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला ये एक आर्थिक क्षेत्र है पर्यटन क्षेत्र, क्योंकि इसमें व्यापार की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास है उसकी बात हो, या फिर एक सोशल इंक्लूजन की बात जब आती है, सामाजिक समावेशन, इन तमाम सेक्टर्स पर इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जैसा कि हमने कहा कि लोकल इकोनॉमी को तो इसका फायदा होगा ही, लेकिन अगर व्यापार की बात हो, रोजगार सृजन की बात हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, चूंकि हम कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भविष्य में लग्जरी टेंट सिटी बनाने का भी प्रावधान है, तो उस लिहाज से निवेश भी बढ़ेगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उस पर सरकारें और ध्यान देगी और जो एक सामाजिक समावेशन है, सोशल इंक्लूजन, उस पर भी सरकार कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फोकस्ड है। देखिए असीम, अगर आप देखें कि ये एक ऐसा सेक्टर है जहां न केवल रोजगार की असीम संभावनाएं हैं, बल्कि इसका जो प्रभाव है वो कई सारे सेक्टरों पर पड़ता है। जब टूरिस्ट देश के किसी हिस्से से या विदेश के किसी हिस्से से आता है तो वो रेल से सफर करता है, ट्रेन, बस से सफर करता है, इसके अलावा हवाई जहाज से सफर करता है, तो वो पहुंचता है वहां पर, टैक्सी हायर करता है, होटल में रुकता है, आके स्थानीय जो चीजें प्रोडक्ट है वो खरीदता है। इसके अलावा जब वो बिजनेस करता है तो वहाँ कई सारी चीजें खरीदना पसंद करता है, तो उसका जो लाभ है बड़े पैमाने पर हर सेक्टर में पड़ता है। कारोबार बूस्ट होता है और उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो रोजगार है वो काफी जनरेट होता है स्थानीय स्तर पर। यही कारण है, आप देखें कि प्रधानमंत्री जब भी किसी भी स्टेट में गए हैं वहां के टूरिज्म को लेकर उन्होंने जरूर बात करी है। वहां पर टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जा सके इसकी उन्होंने चर्चा की है। खासतौर से बताया भी है कि टूरिज्म को किस तरीके से हम स्थानीय चीजों से जोड़ सकते हैं, लोकल संस्कृति से जोड़ सकते हैं, लोकल कल्चर है उसमें टच दे सकते हैं। तो ट्रेडिशन के साथ साथ उसको मॉडर्न किस तरीके से बनाया जा सकता है, किस तरीके से वहां पर जो सुविधाएं हैं वो दी जा सकती हैं। जिस टेंट सिटी का आप जिक्र कर रहे थे, ऐसी टेंट सिटी अगर आप देखें तो भुज में मौजूद है और किस तरीके से आज वो टेंट सिटी वहां पर हिट है जो रन में मौजूद है। बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं रन को देखने के लिए और भुज को देखने के लिए। दूसरी इसी तरीके से आप देखें कि बनारस में भी इस तरह की टेंट वो देखा होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो टेंट डेवलप किया जा रहा है। दमन में भी जो टेंट सिटी है उसको डेवलप किया जा रहा है। मतलब इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है कि खासतौर से अगर सूरत है और मुंबई है तो मेट्रो शहरों में जो भागदौड़ रहती है, भागम भाग वाली जो जिंदगी रहती है, अगर वहां से निकलकर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए अपने परिवार के साथ शांति वाली और सुकून वाली जगह पर अगर आना चाहे तो उनके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है दमन। आप यहाँ पर आइए, यहाँ आप समुद्र के किनारे आप बैठ सकते हैं, आपको बेहतर रिजॉर्ट यहाँ पर मिलेंगे, कनेक्टिविटी यहाँ पर बेहतर है। आप मुंबई से यहाँ 2 से 2.5 घंटे के अंदर आप आराम से दमन पहुंच सकते हैं। उसी तरीके से सूरत से आप 1.5 से पौने 2 घंटे में दमन पहुंच सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरा, अगर जो वीकेंड टूरिज्म पर जो लोग आना चाहते हैं, कुछ पल आना चाहते हैं, लोग ऐसे भी हैं जो रिजॉर्ट में रुकना पसंद करते हैं, वो के और ज्यादा पास जाना चाहते हैं, उनके लिए टेंट सिटी यहाँ पर डेवलप की जा रही है। तो यहाँ की इकोनॉमी को इस से बूस्ट किया जा रहा है, इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है
कि लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिले, लेकिन उसका जो स्थानीय लोगों को मिले, समाज को मिले, यहाँ के मछुआरे हैं उनको मिले, जो लोकल यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा पता देखते कि यहाँ पर पहुंचेगा जिस तरीके वो उसका जो लाभ है वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। यहाँ पर मेडिकल की सुविधा उनको मिलेगी, यहाँ पर इंजीनियरिंग की सुविधा उनको मिलेगी, फैशन डिजाइनिंग के तमाम जो कोर्स हैं वो उनको यहाँ पर करने के लिए मिलेंगे, प्राइमरी और हाई स्कूल की अत्याधुनिक जो शिक्षा है वो उनको यहाँ मिलेगी, कनेक्टिविटी यहाँ पर होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से पूरा इलाका बदल जाएगा। 4,800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है। आने वाले 1-2 सालों में पूरा दमन दादर नागर हवेली बिल्कुल बदला हुआ मिलेगा और उसका सबसे ज्यादा जो लाभ है वो यहाँ के निवासी, स्थानीय निवासी, आदिवासी उन्हीं को मिलेगा। तो ये एक सोच है, दूरगामी सोच है और उसी सोच के तहत प्रधानमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। और आप सिर्फ दमन और दादर नागर हवेली इन्हीं को ना देखें, देश के दूसरे इलाकों में भी देखें, उसी तरह की सोच प्रधानमंत्री दिखाई देती है। पूरे अगर देश का विकास करना है तो देश के हर हिस्से का विकास करना होगा, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे वो दक्षिण में हो, चाहे वो पूर्व में हो, चाहे वो पश्चिम में हो। बिल्कुल नीरज, और हम ये भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, इसके भुक्तभोगी रहे कि पर्यटन का जो सेक्टर है, पर्यटन सेक्टर, वो कोविड महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा, क्योंकि लोग घर से बाहर निकले नहीं। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर पड़ा किसी सेक्टर पर तो वो टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा। और मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसमें कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है UN की, उन्होंने कहा है कि 1950 में जब से टूरिज्म सेक्टर का रिकॉर्ड उन्होंने रखना शुरू किया, तब से लेकर 2019 और 20 का जो साल रहा वो सबसे ज़्यादा गंभीर साल रहा, गंभीर संकट का साल रहा, और जिसका कि सामना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को करना पड़ा। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर पर्यटन का जो उद्योग है, पर्यटन क्षेत्र है, उसको कोविड के दौरान 2019, 2020 और अभी भी धीरे धीरे वो अब अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहीं पड़ा तो वो टूरिज्म सेक्टर पर पड़ा। लेकिन हम उससे पहले नीरज बात कर रहे थे रोजगार को लेकर, तो ये कहा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2020 में पर्यटन क्षेत्र में कुल मिलाकर 39 मिलियन रोजगार सृजित हुए, जो कि अगर पूरे देश में तमाम सेक्टर्स को अगर मिला लिया जाए उसका 8% रोजगार का प्रतिनिधित्व सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म सेक्टर में हुआ। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2029 तक, यानी कि आने वाले 6 सालों में ये जो आंकड़ा है वो 53 मिलियन नौकरियों के लिए उत्तरदायी होगा। तो हम समझ सकते हैं 53 मिलियन जॉब्स आप क्रिएट करने वाले हैं आने वाले सिर्फ और सिर्फ 6 सालों में, और वो भी टूरिज्म सेक्टर में, जो कि हाल फिलहाल में 2020 में ये 39 मिलियन रोजगार के लिए अभी तक ये सृजित हुआ है। इसमें एक लंबी छलांग हम लगाएंगे। अभी हम जानते हैं कि हाल ही में धर्मशाला में एक इसको लेकर बहुत बड़ी बैठक हुई थी। उसके बाद धर्मशाला घोषणा पत्र डिक्लेयर किया गया था। उसमें भी इस बात का जिक्र है नीरज कि वैश्विक पर्यटन को समर्थन देने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने में भारत की जो क्षमता है उसको हम सभी को स्वीकार करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि भारत के जो अपर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं, हायर मिडिल क्लास है, ये सभी अपने पैसे से घूमने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाते हैं। तो इस बात का जिक्र करना कि ये वैश्विक पर्यटन का जो सिनेरियो है उसमें भी भारत के जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। देखिए, बिल्कुल अहम रोल प्ले करते हैं और भारत का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण है असीम, अगर आप देखें कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक ही दिन के अंदर आप चारों मौसम देख सकते हैं। आप अगर श्रीनगर में रहेंगे तो आपको सर्दी मिलेगी, आप अगर साउथ में चले जाते हैं आपको उसी दिन आपको गर्मी मिलेगी, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाते हैं चेरापूंजी की तरफ आपको जो बारिश है वो देखने को मिलेगी, और आप मध्य प्रदेश या दूसरे इलाके में चले जाते हैं तो आपको अलग तरह का मौसम देखने को मिलेगा। तो एक ही दिन में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मौसम। तो ये कह सकते हैं कि जो विशेषता है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। दूसरी, अगर आप देखें कि हमारे पास कितनी बड़ी संख्या में जो टूरिज्म के जो जगह हैं वो मौजूद हैं, इसके अलावा यूनेस्को की कितनी सारी साइट हमारे यहाँ मौजूद है जो बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट आता है। आप देखें ताजमहल को देखने के लिए बड़ी संख्या में देश दुनिया से जो लोग हैं
वो हर साल आते हैं। दिल्ली में कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचते हैं। मध्य प्रदेश में आप चले जाइए, साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, केरल में चले जाइए। आप जब केरल में लोग पहुंचते हैं तो वहाँ के जो मसाले और इसके अलावा वहाँ का जो टूरिज्म है उसको लोग काफी पसंद करते हैं। तो इसी तरह की असीम संभावनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी मौजूद हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां विकास की असीम संभावनाएं, जहां रोजगार की असीम संभावनाएं। आप अगर किसी भी इलाके में एक क्षेत्र का अगर आप विकास करते हैं टूरिज्म के क्षेत्र के रूप में, तो उसका जो प्रभाव है वो पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। वहां पर तमाम जो उद्योग हैं वो खुलते हैं, वहां पर दुकानें खुलती हैं, वहां पर जो होटल हैं वो खुलते हैं, कनेक्टिविटी वहां बेहतर होती है। जब टूरिस्ट पहुंचता है तो जो पैसा खर्च करता है तो स्थानीय इकोनॉमी को उसका जो लाभ है वो मिलता है। तो पूरा का पूरा इलाका कह सकते हैं कि बदल जाता है। और भारत के अंदर तो इस बात की असीम संभावना है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको तमाम पर्यटन के जो क्षेत्र हैं, जो तमाम डेस्टिनेशन हैं वो आपको मिल जाएंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो गोवा में जाना पसंद करते हैं, विदेशों से भी बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ तीन संभावनाएं हैं और यही बात है कि प्रधानमंत्री लगातार इन क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं, इन क्षेत्रों में तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं को देने की बात करते हैं, लेकिन साथ साथ वहाँ की स्थानीय संस्कृति का भी ध्यान रखते हैं। आप देखें कोई भी क्षेत्र को बनाया जाए, आप अगर इस फ्रंट को देखते हैं तो इसमें जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, मन का पुराना जो स्ट्रक्चर है या थी तो उसी देव का तो बिल्कुल तमाम यहाँ पर रोड के रूप में सजाया गया है, अत्याधुनिक सुविधाएं। तो दोनों ही चीजों का ध्यान रखा गया है, आधुनिकता का भी ध्यान रखा गया है और स्थानीय संस्कृति का भी ध्यान रखा गया। और इसी तरीके से प्रदेश में जो इस क्षेत्र को डेवलप करने की बात प्रधानमंत्री करते हैं। और यही कारण है कि आप देखें कि तमाम तरह की परियोजनाएं जब हमारे देश में शुरू हुई, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर अगर आप देखें तो वहाँ हमारी संस्कृति है उसको भी सजोया गया है और इसके अलावा आधुनिकता है उसका भी जो समावेश है वो आपको दिखाई देगा। तो ऐसे तमाम क्षेत्र हैं हमारे पास जो प्राकृतिक जो पर्यटन है वो मौजूद है। हमारे पास आप दुनिया में योग को किस तरीके से प्रमोशन मिल रहा है, पूरी दुनिया में योग किस तरीके से स्वीकार किया। तो हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के मास्टर हैं। अगर हम अपनी जरूरतों और अपनी चीजों को इस तरीके से प्रमोट करें कि जहां पर आधुनिकता भी रहे और हमारी लोकल जो कल्चर है वो भी उसमें रहे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बदलाव पूरे देश में देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि पर्यटन के क्षेत्र में हम पूरी दुनिया में अग्रणी बन सकते हैं अगर इन चीजों का ध्यान रखें। और यही बात लगातार प्रधानमंत्री भी करते हैं और हमारी तमाम परियोजनाएं जो प्रधानमंत्री शुरू करते हैं उनमें इन चीजों का जरूर ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल नीरज, मैं एक अलग डायमेंशन की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। डायमेंशन ये कि हम तो टूरिस्ट के तौर पर हम जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन एक उत्तरदायी पर्यटक आप कैसे बन सकते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल आप एक टूरिस्ट हों, इसका भी आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जब हम कहते हैं कि इंक्लूसिव टूरिज्म होना चाहिए जिसमें कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका उसमें समावेशन होना चाहिए, ग्रीन टूरिज्म होना चाहिए कि हम देखते हैं नीरज की हमारे सी बीचेस पे या फिर इस तरह के जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे प्लास्टिक के जो अपशिष्ट हैं वो काफ़ी मात्रा में दिखते हैं। हमें उस हिसाब से भी अपने आप को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रीन मटेरियल्स हैं, जो पर्यावरण अनुकूल चीज़ें हैं उसका उपयोग करें, जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है चीज़ें उनका उपयोग ना करें। एक रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट के तौर पर अपना बिहेवियर रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ एक हॉस्पिटेबल टूरिज्म भी हो, ये भी जिसको हम कहते हैं आतिथेय पर्यटन, इसका भी ध्यान जो होस्ट है उसको भी रखना चाहिए और जो गेस्ट के तौर पर अतिथि जा रहे हैं, जो टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको भी इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल जरूरत है और हमारा तो मूल मंत्र ही है अतिथि देवो भवो। हमारा ये वाक्य है कि हमारे लिए अतिथि भगवान के समान होता है
और आप देखें कि बड़ी संख्या में जब पर्यटक आते हैं तो हमने देखा है कि तमाम पर्यटक हैं जो पॉलीथीन है या दूसरी चीजें हैं समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे या किसी पार्क में फेंक देते हैं। प्रधानमंत्री, आप अगर देखें कि अगर आपको वो दृश्य याद हो असीम, कि जब महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री थे और सुबह उठकर सी बीच पर गए थे और वहां पर प्रधानमंत्री ने खुद वहां पर जो पॉलीथीन थी, जो कचरा था, वो इकट्ठा किया था। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि ये नेचुरल चीजें हैं और इसमें अगर आप गंदगी नहीं फैलाएंगे तो जो दूसरे पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उनको अच्छा लगेगा, जगह खूबसूरत लगेगी। और अगर आप जहाँ गंदगी अगर फैला देंगे तो कोई भी पर्यटक यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। तो ये एक मैसेज है, जो भी पर्यटक पहुंचते हैं, कहीं पर भी जाएं तो वो इस बात का ध्यान रखें। और हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में एक असीम बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हम देखते हैं कि लोग अब जहां तहां कचरा नहीं फेंकते हैं, क्योंकि जब से स्वच्छता अभियान को लेकर जिस तरीके से मुहिम प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, उसका जो असर है वो आम लोगों तक दिखाई देता प्रतीत हो रहा है। और आज आप देखें कि पिछले इलाके जो पहले काफी गंदे रहते थे, आज काफी साफ दिखाई देंगे। हमारे जो बीच काफी आपको साफ सुथरे दिखाई देंगे। हमारी जो नदियां हैं वो पहले से बेहतर हुई हैं। हालांकि जो स्वच्छता है उसमें भी लगातार काम करते रहने की जरूरत है, क्योंकि ये 1 साल में 2 साल नहीं होगा, उसके लिए लगातार हमें प्रयास करने होंगे। और अगर जिस तरीके से प्रधानमंत्री इन बातों को सामने रखते हैं, निश्चित तौर पर उसका जो असर है वो आम लोगों को भी पड़ता है। और निश्चित तौर पर जो भी पर्यटक अगर आएगा उसका व्यवहार सही रहेगा, स्थानीय लोगों का व्यवहार उसके प्रति सही रहेगा, तो उसका जो फायदा है वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। क्योंकि जब पर्यटक यहाँ से अच्छी यादें लेके जाएगा तो वो अपने दूसरे साथियों को बताएगा कि आप उस जगह जरूर जाइए, कि वहाँ के लोग काफी खूबसूरत हैं, वहाँ के लोग काफी कोऑपरेटिव हैं। आप अगर उनके पास जाते हैं तो आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटलिटी बहुत बेहतर देते। तो इसका निश्चित तौर पर असीम जिन बातों का आप जिक्र कर रहे थे उसका असर पड़ता है कि अगर आप इन तमाम चीजों का ध्यान रखें कि एक पर्यटक है उसका व्यवहार किस तरह का रहे, और इसके अलावा पर्यटक जहाँ जा रहा है वहाँ के स्थानीय लोगों का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, तो उसका असर निश्चित तौर पर पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से, और नीरज आपका भी स्वागत करता हूं स्टूडियो में। अब मैं आपके साथ बना रहूंगा स्टूडियो से असीम की जगह पर। एक बार जिस तरह से आपने बताया ये पूरी जो विस्तार दिया, इसमें स्वच्छता का एंगल, इसमें समर्पण का एंगल, इसमें एक दूसरे के प्रति कर्तव्य भावना का एंगल, जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो ये सारी चीजें उसमें जुड़ जाती हैं। क्या कहेंगे नीरज? देखिए, बिल्कुल जुड़ जाती हैं। और कोई भी पर्यटन स्थल साफ सुथरा रहेगा तो निश्चित तौर पर कोई भी पर्यटक वहां पर जाना पसंद करेगा निखिल। और जब ये चीजें आपस में जुड़ेंगी, अगर समर्पण है, कोई भी पर्यटक अगर जा रहा है, वहाँ के स्थानीय लोग उसका वेलकम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, अतिथि देवो भव की भावना अगर हमारे अंदर है, तो निश्चित तौर पर उसका जो लाभ है, उसका जो फायदा है वो हर किसी को मिलता है। सिर्फ पर्यटक को ही नहीं मिलेगा। पर्यटक अगर वहां पर कुछ सुकून के पल बिताना चाहता है, नेचर के पास जाना चाहता है, लेकिन अगर स्थानीय जो लोग हैं, जो हॉस्पिटलिटी है, वो उसको अगर बेहतर मिलेगी, जब वो वापस जाएगा तो शानदार यादें वहां से लेकर जाएगा। और उन यादों को जब शेयर करेगा दूसरे लोगों से और जब दूसरे लोगों को बताएगा, तो उसका जो लाभ है वो भी जो स्थानीय लोग हैं, जो हमारे होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, रिजॉर्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, या ये कहें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल में चले जाएं तो बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में भी इस तरह के जो टूरिस्टों को स्टे करने की जो स्टे होम है वो बना रखे हैं। तो इसका तौर पर मिलता है निखिल। और हमें ये देखना होगा कि जो टूरिस्ट जाए उसकी सुविधाओं का भी हम ध्यान रखें, और इसके अलावा जो टूरिस्ट वहां जा रहा है वो भी अपने व्यवहार का वहां पर ध्यान रखें। निश्चित तौर पर। और दमन में आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5.45 किलोमीटर लंबा ये सी फ्रंट है। और जिस तरह से दमन के बारे में आप जानकारी दे रहे थे,
कुछ विशेष जानकारी दीजिए हमें, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। प्रधानमंत्री वहाँ मौजूद हैं, किस तरह से लोगों का उत्साह है वहाँ पर, किस तरह से, क्योंकि बहुत बार हम नहीं देखते हैं किसी प्रधानमंत्री का विजिट दमन जैसी जगह पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हैं। शायद दूसरे या तीसरे प्रधानमंत्री, मुझे याद नहीं पड़ता, होंगे प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचने वाले। किस तरह से बताएंगे वहाँ की स्थितियों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, क्या जानकारी देंगे हमारे दर्शकों के साथ में? देखिए, बिल्कुल, अगर आप दमन को देखें कि लोग हैं, या तो जो मुस्लिम है वो कम्युनिटी है, इसके अलावा आदिवासी कम्युनिटी है, और ज्यादातर जो लोग हैं वो टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। आप देखें कि प्रधानमंत्री इससे पहले भी कई बार दमन आए हैं, दादर नगर हवेली का उन्होंने दौरा किया है। आप ये देखें कि आज की डेट में इंतजार करने के लिए के लोग हैं संख्या में सड़कों पर मौजूद। आप नीरज, आप अपनी बात कहते रहे, लेकिन एक बार कोशिश करेंगे किसी नेटवर्क जो है, जहां कहीं बेहतर नेटवर्क हो, ऐसी जगह पर आ जाए। बीच बीच में आपकी आवाज जो है वो कट जाती है। देखिए, बिल्कुल, मैं वही बता रहा था निखिल कि दमन जैसी छोटी जगह पे अगर लाखों की संख्या में लोग निकलकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए सड़कों के दोनों किनारे पर खड़े हैं, तो ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी नहीं है दमन की। ऐसा लग रहा है सड़कों को देखकर कि पूरा का पूरा दमन सड़कों पर उतर आया है। आप देखें, आज से 5-6 साल पहले दमन की जिस तरह की स्थिति थी, दमन में केवल एक आर्ट कॉलेज हुआ करता था, और आज अगर आप देखें दमन में एजुकेशन के क्षेत्र में आज दमन हब बन चुका है। यहाँ पर तमाम शैक्षणिक संस्थानें यहाँ पर मौजूद हैं। आज यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के लिए सूरत या मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे यहीं अपने घरों के पास ही पढ़ाई कर सकते हैं। आप अगर देखें दमन में कि तमाम विकास की तमाम योजनाएं हैं वो यहाँ पर शुरू की गई, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाए गए, कपड़ों की जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जिस तरीके से देवका शी फ्रंट को डेवलप किया गया है, नमो पथ यहाँ पर बनाया गया है। आप अगर देखें अत्याधुनिक उस पथ को बनाया गया है, लेकिन उसके साथ यहाँ के स्थानीय लोगों की स्थानीय जरूरत है उसका भी ध्यान रखा गया है। और जितनी भी दुकानें बनाई गई हैं, जितने भी फूड कोर्ट बनाए गए, उनसे स्थानीय लोगों को ही स्थान दिया गया है। तो इसे अत्याधुनिक तरीके से बनाया जाए, लेकिन उस अत्याधुनिक तरीके से का जो लाभ है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले, उसका ध्यान रखा है। आप अगर यहाँ पे देखें कि ज्यादातर जो आबादी है वो आदिवासी आबादी है, और वो ऐसी आबादी है जिन तक पहले सुविधाएं नहीं पहुंच सकती। उनके बच्चे कह सकते हैं कि शिक्षा से वंचित रह जाते थे, क्योंकि एक तो गरीब होते थे और मुंबई जैसी जगह पर वो उनके बच्चों, लेकिन आज वो सुविधाएं उनको यही मिल रही है। आप कल्पना करिए कि आज से 2-4 साल के बाद जब ये आदिवासी बच्चे यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद जब डॉक्टर बनकर देश के दूसरे लोगों की सेवाएं करेंगे, तो कितना बड़ा बदलाव है। आज जो जिन डॉक्टरों के साथ प्रधानमंत्री ने बुलाया है, तो वो डॉक्टर जिन्होंने मेडिकल कॉलेज को नमो मेडिकल कॉलेज हैं, जिन्होंने उनके बच्चे आने वाले उसमें उनके जीवन में देखने को बड़ा बदलाव उनकी, तो ये सोच प्रधानमंत्री की, और वही सोच दिखाई देती है उनके तमाम कार्यों में। और प्रधानमंत्री बार बार करते हैं कि हम आधार कार्ड के उद्घाटन भी करते हैं जी। चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।